स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का बड़ा ही प्यारा सा नाम है बच्चों, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और ये सारे हमारे फिजिकल फीचर्स हैं जो कि इंडिया में मौजूद हैं। फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, आप किसी इंसान को देखते हो, आपको देखते ही क्या पता चलता है? उसकी नाक कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, है ना, उसके लिप्स कैसे हैं, ऑल ऑफ दैट। सो वी नोटिस दैट्स द फर्स्ट थिंग वी नोटिस। उसी सेम तरीके से ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर लैंड फॉर्म को देखते हो या किसी एक ज्योग्राफिकल फीचर को देखते हो तो देखने से आपको क्या पता चलता है कि भाई ये पहाड़ है, ये जो है ये सीधी जमीन है, ये जो है थोड़ी उठी हुई जमीन है, ठीक है। तो जो ये अलग अलग फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं हमारी इंडिया में, उन सभी अलग अलग फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, जिसमें बच्चों मेनली विल टॉक अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसी के साथ साथ हम लोग वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इंडियन डेजर्ट, हमारे जो अलग अलग आइलैंड्स हैं उनकी बात करेंगे। सो एवरीथिंग, एवरी फिजिकल फीचर वी आर गोना टेक वन बाय वन, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस फिजिकल फीचर की, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से क्लास को बिना किसी डिले के कर लेते हैं चालू, क्योंकि बहुत ही मजा आज हमको आने वाला है। फटाफट से बच्चों चलिए ज्योग्राफी के इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर के सफर पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। बच्चों, इंडिया के अंदर जमीन एक प्रकार की नहीं है, हर जगह पे एक अलग ही टाइप की जमीन आपको देखने को मिलती है। जियोलॉजिकली जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। यार ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया ना, दिस पर्टिकुलर एरिया जिसमें आपको डेक्कन प्लेट्यू दिख रहा है, ये पूरा एरिया, द होल एरिया, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है ऑफ द अर्थ सरफेस। तो यार एक टाइम पे था हमारा गोंडवाना लैंड, उस गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, टूट के आता है, टूट के आके इधर जुड़ जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मासेस में से एक है, बहुत पुरानी इसकी फॉर्मेशन हो रखी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, हिमालयाज एंड द नदर्न प्लेन्स आर द रीसेंट लैंडफॉर्म्स। यानी कि बच्चों जो हमारे हिमालयन पहाड़ हैं और जो हमारे नदर्न प्लेन्स हैं, ये ना बाद में फॉर्म हुए थे। सबसे पहले जो फॉर्म हो रखा था वो था हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो ये प्लेट आगे ऐसे जुड़ती है। फिर बाद में हमारे हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुए, हमारे नदर्न प्लेन्स बाद में फॉर्म हुए। तो इसी वजह से उनको जियोलॉजिकली थोड़ा रीसेंट बोला जाता है कि अभी ये जवान है, और जो बूढ़े हो गए हैं वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि फॉर्मेशन पेनिनसुलर प्लेट्यू की पहले हुई थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क कहा जाता है। और रिसेंटली जो है, अभी इतना रिसेंट भी नहीं है कि कल परसों में ही बना है, बहुत साल हो गए, लेकिन फिर भी उस जियोलॉजिकल प्रोसेस में रिसेंट हिमालयन माउंटेन्स एंड नदर्न प्लेन्स। आगे देखिए बच्चों लोग, The whole mountain system of the Himalayas represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys, fast flowing rivers। तो हिमालय की जो टोपोग्राफी है, जो लैंडफॉर्म है, वो काफी यूथफुल है। मतलब वहां पर आपको एक तरीके से बड़ी बड़ी पीक्स देखने को मिलेंगी, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, बहुत गहरी वैलीज भी हैं, साथ ही में फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, तेज बहती हुई नदियां भी हैं। नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। बच्चों जो हमारे नदर्न प्लेन्स है, जो बिल्कुल हिमालयन माउंटेन्स के पैरेलल यहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो नदर्न प्लेन्स का हिस्सा है, ये फॉर्म हुआ है हमारी हिमालय के पहाड़ों की चोटी से उतरती हुई नदियों से। तो ये नदियां ना अपने साथ बहुत से कंकड़, पत्थर, मिट्टी लेकर आते रहे, जिनको उन्होंने एक तरीके से बेस ऑफ द हिल्स पर डिपॉजिट कर दिया, और उसी मिट्टी से एक फ्लैट सरफेस क्रिएट हो गई, विच इज द नदर्न प्लेन्स। तो ये वही एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स से वो बन रखा है पूरा एरिया, और छोटे छोटे से हिल्स वहां पाए जाते हैं, बहुत चौड़ी वैलीज पाई जाती हैं, ऑल ऑफ दैट। चलो ऑल राइट, अभी हम लोग सबसे पहले अपने फिजिकल फीचर्स पर आ गए हैं, जो कि है हमारे हिमालयन माउंटेन्स बच्चों, यानी कि हमारे हिमालय के पहाड़। अब आप सभी को पता है कि हिमालयन माउंटेन्स बहुत ऊंचे 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 पहाड़ हैं। इंडिया के अंदर बच्चों अगर बात करें कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट चोटी कौन सी है पहाड़ की जो पाई जाती है, तो वो है कंचनजंगा, जो कि हिमालयन माउंटेन्स का ही हिस्सा है। बट एक और पीक है माउंट एवरेस्ट, वो माउंट एवरेस्ट भी हिमालयन माउंटेन्स की ही पीक है, बट माउंट एवरेस्ट इज फाउंड इन नेपाल, ठीक है। हमारे देश में नहीं आता माउंट एवरेस्ट, नेपाल में आता है, बट हाँ हिमालयन माउंटेन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश में शामिल है। 3 पैरेलल रेंजेस हम लोगों को हिमालयन माउंटेन्स में देखने को मिलती हैं, एक एक रेंज करके बात करेंगे। हिमालयस जियोलॉजिकली यंग स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया
The mountain ranges run in a west to east direction from the Indus to the Brahmaputra. बच्चों अब यहाँ पे ना कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिससे हम थोड़ा सा ट्रिक हो जाते हैं कि अरे ये क्या लिख दिया है किताब के अंदर। हिमालयन माउंटेन्स जियोलॉजिकली यंग, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्योंकि देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू की फॉर्मेशन बहुत पहले हो रखी थी, हिमालयन माउंटेन्स बाद में बने, तो इनको थोड़ा यंग माना जाता है, अभी जवान है, उतने पुराने नहीं है। साथ ही में स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, स्ट्रक्चरली उनका जो स्ट्रक्चर है वो फोल्ड माउंटेन्स का स्ट्रक्चर है। मतलब कि बच्चों हुआ क्या था, जैसे यहां से ना एक प्लेट आई, यहाँ पे एक प्लेट ऑलरेडी मौजूद थी, ये प्लेट इस प्लेट से टकराती है, टकराने से क्या होता है दोनों प्लेट्स के बीच में ना ऐसे फोल्डिंग होती है, फोल्ड हो जाती है वो। तो जो फोल्डिंग का प्रोसेस होता है, उस फोल्डिंग के प्रोसेस से हिमालयन माउंटेन्स जो ऐसे ऊंचे कैसे हो गए, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया से ये पर्टिकुलर एरिया टकराया, तो टकराव में यहाँ पर ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्रिएट हो गए। तो दैट इज वाई दे आर द स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। फोल्डिंग के प्रोसेस के बाद प्लेट पे प्लेट ऐसे होती गई और ऐसे राइज अप हो गए वो, ठीक है। तो दे आर द स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, नदर्न बॉर्डर्स पे हमारे उत्तरी भारत के बॉर्डर पे पाए जाते हैं। साथ ही में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये माउंटेन रेंजेस मौजूद है, मतलब इस तरीके से, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंजेस इस तरीके से ऐसे 3 रेंजेस आपको दिखेंगी हिमालयन माउंटेन्स की। दे रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों बहुत ही खुरदुर्री टाइप के पहाड़ है, बड़े बड़े, इतने लॉफ्टी कि अगर आप देखोगे तो यू विल बी मेस्मराइज्ड, और आपको लगेगा कि ये कहाँ पर ही हम आ गए हैं, भगवान का ये कौन सा ही अजूबा है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इतने विशालकाय हैं एंड ऑल ऑफ दैट। आर्क बनाते हैं जो कि एक डिस्टेंस कवर करते हैं अबाउट 2400 किलोमीटर की। इनकी विड्थ जो है वेरी करती है, 400 किलोमीटर कश्मीर में है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। बच्चों आप लोग देख सकते हो आर्क बना रहे हैं, आर्क का मतलब क्या है, ऐसा, ये जो ऐसी एक लाइन होती है तो आर्क ही बन रही है ना, यहां से ऐसे जा रहे हैं, आर्क बन रही है, आर्क बना रहे हैं। और पूरा डिस्टेंस ये कितना कवर करते हैं, यहां से चालू हो रहे हैं 2400 किलोमीटर, ये पूरा डिस्टेंस जो है 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस से माउंटेन्स कवर कर रहे हैं। 400 किलोमीटर इनकी चौड़ाई कश्मीर में होती है, तो यहाँ पे चौड़े ज्यादा है, वेस्ट में ये चौड़े ज्यादा है, ईस्ट में आते आते ये नैरो स्ट्रिप होती रहती है, ईस्ट में आते आते ये पतले हो जाते हैं, मतलब उतनी चौड़ाई नहीं है। 150 किलोमीटर की वहां पे चौड़ाई है, इधर चौड़ाई 150 किलोमीटर की है, इधर चौड़ाई 400 किलोमीटर की है। ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। लेकिन अगर पहाड़ की लंबाई की बात करें तो ज्यादा लंबे पहाड़ ईस्टर्न साइड पे हैं, यहाँ पे पहाड़ की लंबाई उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये चीज समझिए, आर्क फॉर्म कर रहे हैं, 2400 किलोमीटर की लंबाई तक खींचे चले जा रहे हैं, बट चौड़ाई ज्यादा यहां पे है, क्वांटिटी ज्यादा यहां पे है ना, चौड़ाई जो है ईस्ट में कम होती जा रही है। बट जब लंबाई की बात करें तो लंबाई वेस्ट में इतनी नहीं है, लंबाई जो है ईस्ट में ज्यादा है, ईस्ट में जाके पहाड़ ज्यादा लंबे और ऊंचे हैं। हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो बच्चों जैसे ये होता है एक लॉन्गिट्यूड, है ना, तो जब आप लॉन्गिट्यूड के साथ आ रहे हो तो आपको 1 2 3 ऐसे 3 रेंजेस आपको हिमालय की दिखेंगी, और बहुत सी वैलीज इन रेंजेस के बीच में मौजूद है। जैसे हिल्स के बीच में वैलीज आती है ना, जैसे ये हिल है, इसके बीच में ऐसे वैली एरिया आ गया, फिर हिल आ गया, तो ये वैलीज बहुत सारी जो है पहाड़ों के बीच में मौजूद आपको देखने को मिलेंगी। ओके, सबसे पहली हमारी जो हिमालयन रेंज है वो है हिमाद्री। बच्चों हिमाद्री को बोला जाता है द इनर हिमालयाज, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमाद्री है, इसको ग्रेट या इनर हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। और हिमाद्री का मतलब ही होता है कि जो पूरे सालों साल बर्फ से ढकी रहे। तो इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। ओके, सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है ये। कंटिन्यूअस रेंज का मतलब है ऐसे पहाड़ हैं जिनके बीच में गैप ही नहीं आ रहे, वो पहाड़ चलते चले जा रहे हैं, चलते जा रहे, 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 तो कंटिन्यूअस रेंज है। और सबसे ऊंची ऊंची जो चोटी है पहाड़ की वो इसी रेंज में आपको पाई जाएगी। एवरेज हाइट यहाँ पे पहाड़ों की 6000 मीटर है, अंदाजा लगा लो एवरेज हाइट कितनी है। अच्छा बच्चों, अब एक और ना यहाँ पे डाउट आता है कि मैम ठीक है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, हिमाद्री को हम लोग ग्रेट हिमालय भी बोल देते हैं, हिमाद्री को हम लोग इनर हिमालय क्यों बोलते हैं, लेकिन ये तो आउटर है ना, भारत के बाहर की साइड पे है, तो आउटर बोलेंगे, इनर क्यों बोलेंगे। तो यार देखो एक सिंपल सी चीज है, जैसे जो 3 रेंजेस है ना, इसमें हम लोग ग्रेट हिमालय जो है, जो हिमाद्री है, इसको इनर मोस्ट इसलिए बोलते हैं दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से। तो जो इंसान यहाँ से आ रहा है उसके लिए इनर मोस्ट है, उसके लिए ये वाली आउटर मोस्ट है। तो भाई तभी हम लोग जो 3rd रेंज आती है शिवालिक, उसको आउटर मोस्ट बोलते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव से, और इसको इनर मोस्ट बोलते हैं,
ठीक है। तो ग्रेट हिमालयस है क्योंकि सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक्स है यहाँ पे। हिमाद्री है क्योंकि पूरे सालों साल ये लोग बर्फ से, ये लोग बोल रही हूँ, ये पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं। और इनर मोस्ट है दूसरे पर्सपेक्टिव से, इनर मोस्ट, ग्रेट एंड हिमाद्री, 3 नाम इसके याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है, गैप्स नहीं आते हैं पहाड़ों के बीच में, और लॉफ्टीएस्ट पीक्स यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत लंबे 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 पहाड़ मौजूद है, 6000 मीटर तो इनकी एवरेज हाइट है। Folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part is composed of granite. तो कोर में अगर आप चले जाओगे तो कोर में आपको ग्रेनाइट मिलेगा। पेरिनियरली स्नो बाउंड, पूरे सालों साल बर्फ से ढके रहते हैं, और बहुत से ग्लेशियर्स जो हैं इस रेंज से डिसेंड करते हैं। अब यार जब बर्फ पिघलेगी, बड़े बड़े बर्फ के जो सिल्ले होंगे, जो ग्लेशियर होंगे, वो भी नीचे की तरफ उतरेंगे ही उतरेंगे जब फ्रेश स्नोफॉल होगी उसके बाद। तो ये देखो, ओ हो बच्चों, देखो मैं आपको सफर पे लेके चल रही हूँ हिमालय के। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, ये देखो, ओ हो। तो ये आपको नज़ारे ही आ गए हैं। ये देखिए माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी हिमालयस की, दिखी ना। हाँ, तो ये तो मैंने आपको पूरा ऐसे टूर करा दिया है हिमालयस का। अब जरा दूसरी रेंज पे आ जाते हैं, वो है हिमाचल। बच्चों अब देखो, बात ऐसे हो रही है जैसे ये इंडिया है ना, यहाँ पर सबसे ऊपर जो रेंज चल रही है उसके नीचे एक रेंज चल रही है, और उसके नीचे एक रेंज चल रही है। ऊपर वाली थी हिमाद्री, बीच वाली जो रेंज आती है वो है हमारी हिमाचल, और तीसरी वाली जो रेंज आएगी ना वो होगी हमारी शिवालिक्स। और हाइट ना इनकी ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहेगी। मतलब हिमाद्री में जो पहाड़ जितने ऊंचे थे उससे कम ऊंचे हिमाचल में है, और लंबाई और कम हो गई है जब तक शिवालिक रेंज पे हम पहुंचे हैं। तो दिस रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम। बच्चों साउथ ऑफ हिमाद्री में हिमाचल लाई करता है। बहुत रगेड, बहुत खुरदुरे, रफ से पहाड़ यहाँ पे मौजूद हैं। मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। बहुत कंप्रेस्ड रॉक से ये रेंज बनी है। मतलब जो एक तरीके से बच्चों कंप्रेस्ड रॉक्स क्या होते हैं, जो अर्थ के हीट और प्रेशर की वजह से कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उन रॉक्स से ये पहाड़ बने हैं। ऑल्टीट्यूड यहाँ वेरी करता है 3700 से लेके 4500 मीटर तक। एंड एवरेज विड्थ, जो चौड़ाई है इस रेंज की, वो 50 किलोमीटर की है। बच्चों देखो, अब आपने अभी देखा, अभी देखो वहां पे एवरेज हाइट कितनी थी, 6000 मीटर थी हिमाद्री की एवरेज हाइट। यहां पर अब एवरेज हाइट कम हो गई, 3700 से लेके 4500 मीटर के बीच में एवरेज हाइट पहुंच गई है। मतलब कम होती गई हाइट। पीर पंजाल रेंज, longest most important range in this area, the धौलाधार and the महाभारत ranges are also prominent ones। तो बच्चों हिमाचल के अंदर ही पीर पंजाल रेंज भी है, जो सबसे लंबी रेंज इस पर्टिकुलर उसमें पाई जाती है, और उसी के साथ धौलाधार और महाभारत रेंजेस भी जो हैं वो हिमाचल में ही मौजूद है। ये जो रेंज है कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली। तो वैली जो है कश्मीर की, वो हिमाचल की रेंज में ही आती है। कांगड़ा कुल्लू वैली जो है वो भी हिमाचल की रेंज में ही आती है। और ये रीजन जो है अपने हिल स्टेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो आप लोग जितने भी हिल स्टेशंस पे आज तक सफ़र करके आए हो ना, वो सारे आपके हिमाचल रेंज में ही पाए जाते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम। फिर आती है तीसरी रेंज जिसको हम आउटर मोस्ट बोलते हैं। अब यार मैंने अभी अभी बताया था कि हिमाद्री को क्योंकि इनर मोस्ट बोला जा रहा है दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से, तो इस वजह से शिवालिक क्या है, शिवालिक हो गई आउटर मोस्ट। विड्थ है 10 से 50 किलोमीटर, अभी चौड़ाई भी कम हो गई हिमाचल के मुकाबले, और ऑल्टीट्यूड भी कम हो गया। ऑल्टीट्यूड तो और ही कम, 900 से 1100 मीटर पे पहुंच गया। तो आप सोचो यार 6000 मीटर उसका ऑल्टीट्यूड था, फिर 3700 से 4500 तक आया, और अब तो शिवालिक रेंज आते आते 900 से 1100 मीटर तक ही पहुंच गया। खत्म ही हो गया, मतलब खत्म, टाटा। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges located farther north, and these valleys are covered with thick gravel and alluvium। बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो शिवालिक रेंज है इसमें एक तरीके से ये रेंज अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से बनी है। तो मेन हिमालयन रेंजेस से जो बहुत बड़े 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 सेडिमेंट, बड़े बड़े पत्थर वत्थर आ रहे थे, वो एक तरीके से शिवालिक रेंज में कंपोज हो गए हैं। ठीक है, वहाँ पे बस गए हैं, और यहाँ पे जो वैलीज हैं वो काफ़ी ग्रेवल और एलुवियम को कंटेन करती हैं। अब देखिए, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ये देखिए फिर से आ गया। ठीक है, तो ये 3 रेंजेस है, इधर से इधर, इधर से इधर को चल रही हैं। 3 रेंजेस हैं। सबसे पहले हिमाद्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालयाज या फिर इनर मोस्ट हिमालयाज, फिर हिमाचल, और फिर आई हमारे शिवालिक रेंजेस। उसी के साथ बच्चों एक और डिस्टिंक्शन जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हिमालयन माउंटेन्स के अंदर, दैट इज दैट दे हैव आल्सो बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी तक जो डिवीजन था ना वो नॉर्थ टू साउथ था। अभी तक हमने
जो डिवीजन पड़ा कि हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था। मतलब जब आप ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको पता चला यहाँ हिमाद्री है, यहाँ पर नीचे आते हिमाचल है और उसके नीचे आते हुए शिवालिक है ना। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था, ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ आते आते जो मिल रहा था। बट अगर आप लोग वेस्ट से लेके ईस्ट में जाते हो, वेस्टर्न साइड से लेके ईस्ट में जाते हो, तो भी हमारे हिमालयन माउंटेन्स को बांटा गया है। ठीक है, ये जो डिविजन्स है ये रिवर वैलीज की वजह से, तो बीच में से जो नदियां ऐसे होके गुजर रही हैं उन रिवर वैलीज के बेसिस पर इसको बांट दिया गया है। देखिए बच्चों, किस किस टाइप में बांटा गया है। पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, लेकिन इसको जो है रीजनली कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, इंडस और सतलुज, इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो हिस्सा हिमालयस का लाया करता है उसको सबसे पहले यहाँ पे पंजाब हिमालय बोल दिया गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडस इधर से जा रही है, सतलुज इधर से जा रही है, तो रिवर वैली की वजह से डिमार्केट कर दिया। इन दोनों के बीच में जो हिस्सा आ रहा है हिमालय का वो पंजाब हिमालय। फिर ये देखो आगे आते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय कौन से हैं? जो सतलुज और काली रिवर के बीच में लाया कर रहे हैं। ठीक है, सतलुज और काली के बीच में, और उसके बाद काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आ रहे हैं, एंड तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम हिमालय आ रहे हैं। तो बच्चों ये देखो, जैसे मैं नदी यहां पे बनाती हूं, ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं आपको बहुत सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ। हम लोग इधर वेस्ट से लेके ईस्ट में जा रहे हैं, है ना, वेस्ट से लेके ईस्ट में जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर क्या है, इंडस सतलुज, इंडस है, सतलुज है, सतलुज के बाद यहाँ पे है काली नदी, उसके बाद काली के बाद है यहाँ पे तीस्ता, और तीस्ता के बाद यहाँ पे है दिहांग। ठीक है, तो इस तरीके से समझो। वेस्ट टू ईस्ट हमारे ये सारी नदियां, नदियों की वजह से हिमालयस को हमने डिमार्केट करा है। सबसे पहले इंडस और सतलुज के बीच में क्या आ रहा है? इंडस और सतलुज के बीच में आ रहे हैं हमारे पंजाब हिमालयस। सतलुज और काली के बीच में कौन से आ रहे हैं? हमारे कुमाऊं हिमालयस। ठीक है, कुमाऊं हिमालयस आ रहे हैं। उसके बाद काली और तीस्ता के बीच में हमारे आ रहे हैं नेपाल हिमालयस। तीस्ता और दिहांग के बीच में हमारे आ रहे हैं आसाम हिमालयस। तो इस तरीके से ये बट रखें, इस तरीके से बट रखें। ठीक है, तो ये सारी नदियां और उन्होंने ऐसे बांट दिया है हिमालयस को। दिहांग के बाद हिमालयस जो है वो शार्पली बेंड हो जाते हैं। अब बच्चों देखो, यहां पे दिहांग तक पहुंचेंगे, दिहांग रिवर तक पहुंचे, दिहांग रिवर के बाद क्या होगा? जो हिमालयस है ना वो बेंड हो जाएंगे, बेंड होके नीचे की तरफ आने लगेंगे। दे विल बेंड एंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री, और इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वहां पर फैलते हुए दिखेंगे। अब बच्चों दिहांग तक आए, दिहांग के बाद ये जब ऐसे इस तरीके से बेंड होके साउथ के टुवर्ड्स आने लगे ना हमारी ईस्टर्न बाउंड्री के पास में, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस हिमालय के हिस्से को हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वी जो हमारा हिस्सा है, पूरब जो है, ईस्ट जो है वहां पे है ना, तो इसलिए इनको पूर्वांचल बोला जाता है या फिर ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें, अगर हम नॉर्थ से साउथ में आते हैं तो 3 टाइप की रेंजेस आती हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट में जाते हैं तो हमने रिवर्स के बेसिस पर हिमालयस को डिमार्केट करा है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। दिहांग रिवर तक आते आते हिमालयस जैसे सीधे ही चल रहे होते हैं, ऐसे आर्क में चल रहे होते हैं, फिर आर्क एकदम से वो मुड़ जाती है, मुड़ के साउथवर्ड्स जाने लगते हैं ईस्टर्न साइड पे इंडिया के, तो इनको बोला जाता है पूर्वांचल। और बच्चों हम लोग देखते हैं ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिल्स हैं, ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स से कंप्राइज्ड हैं, उनसे बने हुए हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। चलिए नेक्स्ट फिजिकल फीचर पे बच्चों अब हम चल रहे हैं। हमने हिमालयस को करा है कवर। नेक्स्ट फिजिकल फीचर है हमारा नदर्न प्लेन्स, यानी कि बच्चों जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया का मतलब है जो ऐसे चपटा हुआ इलाका है, सीधा सीधा इलाका है, जहां मिट्टी है, सॉइल है बहुत ज्यादा, जहां खेती बाड़ी की जाती है। सो दिस होल एरिया which is highlighted in green color is the area of the northern plains। ठीक है, ये नदर्न प्लेन वाला ही एरिया है। चलो देखो, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली पर्टिकुलर लाइन। Northern plains have been formed by the interplay of 3 major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries।
बच्चों हिमालय पर्वतों से उतर उतर कर जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र की नदियां आ रही हैं और उन नदियों से जो और छोटी छोटी नदियां बटे जा रही हैं, वो नदियां अपने साथ इतने सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी यानी कि इतने सारे सेडिमेंट्स लेकर आई, और जब उन्होंने उन सेडिमेंट्स को जमीन के ऊपर ऐसे डिपॉजिट कर दिया तो उस सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से हमारे नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है। ये प्लेन एरिया बना है ड्यू टू दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज से जो बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, दैट हैज क्रिएटेड द नदर्न प्लेन। याद रखिएगा, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये जो प्लेन है पूरा, इसमें एलुवियल जो मिट्टी है वो पाई जाती है। साथ ही में बच्चों इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो बताया जा रहा है कि कितने नदर्न प्लेन्स जो है कितने एरिया में फैल रखे हैं, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे फैल रखे हैं। Plain being about 2400 km long and 240 to 320 km broad is densely populated physiographic division। तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जैसे लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर है, हिमालयस की भी इतनी थी आई थिंक, है ना, इतनी थी। 240 से 320 किलोमीटर चौड़ाई है, चौड़ाई भी काफी ज्यादा है। और बच्चों डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि देखिए प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इजीली आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, सड़कें बना सकते हो, पुल बना सकते हो, ट्रेन जो है ट्रेन की लाइंस खींच सकते हो, प्लेन को इजीली उड़ा सकते हो। साथ ही में यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, खेती बाड़ी को परफॉर्म करना या फिर किसी इंडस्ट्री को खोलना या फिर किसी सर्विस को परफॉर्म करना, तो एवरीथिंग कैन बी डन वेरी वेरी ईजिली। इस वजह से नदर्न प्लेन्स इज द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया। अगर हम किसी भी फिजिकल डिवीजन की बात करें, फिजिकल फीचर की बात करें, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया नदर्न प्लेन्स ही होगा, बिकॉज इट इज लाइक द मोस्ट सुटेबल फॉर पीपल टू लिव, है ना। चलिए आगे देखते हैं। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है काफी रिच है, काफी फर्टाइल है, और उसी के साथ साथ पानी की सप्लाई भी यहाँ पे अच्छी, क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं और एक क्लाइमेट भी फेवरेबल है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए इट्स लाइक द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चरली ये पार्ट बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, किसान वगैरह यहाँ बहुत सारी खेती करते हैं, बहुत सारा अनाज उगाते हैं, ऑल ऑफ दैट। उसी के साथ इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिवराइन आइलैंड। और बच्चों हम लोग देखते हैं कि लोअर कोर्स में, थोड़े निचले हिस्से में, हम देखते हैं कि जब रिवर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है तो उस एरिया में क्या होता है, जहां पे रिवर की स्पीड कम होती है ना, स्पीड कम होते होते रिवर एक तरीके से एक ही जगह पर, रिवर के अंदर, जैसे सपोज ये रिवर बह रहा है और रिवर के अंदर क्या होता है, यहाँ स्पीड कम हो गई, एक हिस्से में बहुत सारे ऐसे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले गए, तो वो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से एक तरीके से एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है रिवर के बीच में ही, जिसको हम रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। रिवराइन आइलैंड का क्या मतलब है कि नदी के बीचों बीच सेडिमेंट्स के कलेक्ट होने से एक जमीन टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो दैट इज अ रिवराइन आइलैंड, रिवर के अंदर ही एक आइलैंड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, नाउ द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड दीस चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। और बच्चों जब लोअर कोर्स में रिवर एक तरीके से बहुत सारा सैंड सिल्ट का डेपोजिशन बीच में हो जाता है, जैसे इधर कुछ डिपॉजिट हो गया, इधर कुछ डिपॉजिट हो गया, तो रिवर जो है ना एक तरीके से ऐसे बट जाएगा, इधर ऐसे ऐसे बट जाएगा। ठीक है, बट जाएगा, और ये जो रिवर से बट बट के अलग अलग स्ट्रीम्स निकल रही हैं, इसी को रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब द रिवर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ इनटू अदर चैनल्स। ठीक है, ऑलराइट। तो रिवराइन आइलैंड की अच्छा एक बात हुई है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है यार, अगर हम बात करें रिवराइन आइलैंड की, तो मजूली इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। बच्चों याद रखिएगा, मजूली का नाम, ये कोई औरत नहीं है, ये एक रिवराइन आइलैंड है। इट इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ऐसा रिवराइन आइलैंड है जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, लार्जेस्ट इनहैबिटेड। ओके, मजूली, रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। नॉर्दर्न प्लेन्स को भी अब हम डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है हिमालय कोई नहीं कर रहे थे, सबको करेंगे। ओके, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। बच्चों सबसे पहले अभी वेस्ट टू ईस्ट हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का वो होता है पंजाब प्लेन्स,
उसको जाना जाता है पंजाब प्लेन के नाम से। ये जो प्लेन है ये इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज द्वारा बना है। तो इंडस और इंडस से जो नदियां निकली थी यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलुज, इन 5 ट्रिब्यूटरीज और इंडस के थ्रू ये प्लेन जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है। और इस प्लेन के अंदर आपको दोआब्स बहुत सारे दिखेंगे। दोआब का क्या मतलब होता है बच्चों? लैंड दैट इज बिटवीन द 2 रिवर स्ट्रीम्स। दोआब, देखो दोआब का मतलब है, दो का मतलब क्या होता है 2, आब का मतलब क्या होता है वाटर। तो जो जमीन का हिस्सा 2 रिवर स्ट्रीम्स के बीच में लाए कर रहा है तो दैट इज अ दोआब। उसी तरीके से अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब का क्या मतलब होता है? पंजाब, पंज का मतलब होता है 5, आब का मतलब होता है वाटर। तो जिस जगह में 5 वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि बच्चों जो पंजाब जगह है असली में, जो इंडिया का स्टेट है पंजाब, वहां पे 5 वाटर बॉडीज पाई जाती हैं, यही नदियां चेनाब, रावी, झेलम, ब्यास और सतलुज, है ना। तभी जो है उसको नाम पंजाब दिया गया है। और इसी तरीके से दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब का मतलब होता है जो 2 वाटर बॉडीज के बीच में लैंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो पंजाब प्लेन्स के अंदर बहुत सारे दोआब्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो नदन प्लेन का हिस्सा है पंजाब प्लेन्स, उसके बाद आता है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जो है घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में एग्जिस्ट करता है, स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, थोड़ा बहुत झारखंड और वेस्ट बंगाल में आपको जो है गंगा प्लेन देखने को मिलेगा। और फिर लास्ट में नदन प्लेन्स की अगर बात करें ईस्टवर्ड साइड पे, तो स्टेट ऑफ आसाम में जो नदन प्लेन मौजूद है दैट इज नोन एज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो बच्चों जब हम लोग एक तरीके से यहाँ डिवीजन कैसे कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं हम लोग जब नदन प्लेन्स में, तो हम देख रहे हैं कि एक हिस्सा है हमारे पंजाब प्लेन्स का, एक हिस्सा है हमारे गंगा प्लेन्स का, और फिर आता है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का हिस्सा, ठीक है। पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट में 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। उसके बाद बच्चों अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन द रिलीफ फीचर्स, जमीन के हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से, जब हम रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं उसके हिसाब से हमारे नदन प्लेन्स को 4 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 कैटेगरीज। सी हाउ। बच्चों देखो आप सभी को पता है, अच्छा एक मैं बात बताती हूँ, इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस वेरी वन थिंग। होता क्या है, जैसे हमारी ये 3 माउंटेन रेंजेस थी, है ना, 3 माउंटेन रेंजेस थी, उन माउंटेन रेंजेस के नीचे जब आप आते हो तो यहाँ पर एक तरीके से हमारे नदन प्लेन्स पाए जाते हैं, है ना, दे आर पैरेलल टू द माउंटेन रेंजेस। लेकिन जरूरी नहीं है कि नदन प्लेन्स के अंदर सारी जगह पर ऐसे मिट्टी मिट्टी है, सीधी सीधी मिट्टी है, नहीं। सबसे पहले जब यहाँ फुट हिल्स इसके खत्म होते हैं, हिमालयन माउंटेन्स जो शिवालिक रेंज है उसके फुट हिल्स आते हैं, तो यहाँ पे ना बहुत सारे पत्थर, पहले बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिटेड होते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो अपने साथ रिवर स्ट्रीम्स लेकर आए थे, बड़े बड़े पत्थर, उनको यहाँ पर वो डिपॉजिट कर देते हैं। उन पत्थरों के बाद एक ऐसा एरिया आता है जहां जो थोड़ा एक मार्शी लैंड होता है, जो थोड़ा एक दलदल वाला इलाका होता है, ठीक है। फिर वो दलदल वाला इलाका आता है, उसके बाद एक ऐसी जमीन आती है जो कि काफी पुरानी है फॉर्मेशन में, जिसको एक तरीके से रिवर्स ने बहुत पहले फॉर्म कर दिया था, अब वो पुरानी मिट्टी हो चुकी है। फिर एक ऐसा एरिया आता है जहां पे हर साल जब जैसे रिवर अपना कोर्स चौड़ा करता है, जब फ्लड आता है या जब रिवर के अंदर पानी का बहाव तेज होता है, तो रिवर उस फ्लड प्लेन्स को एक तरीके से बार बार रेन्यू करता रहता है, तो वो मिट्टी होती है खादर, ठीक है। तो एक तरीके से 4 बेल्ट्स आती हैं अलग अलग टाइप के रिलीफ फीचर्स में। हमारी यहाँ पे आती है भाबर, जो ये बहुत सारे मोटे मोटे पत्थर, फिर आती है तेराई, तेराई के अंदर होता है जहाँ बहुत गिलगिली सी मिट्टी टाइप का एरिया होता है, फिर आता है भांगर जो पुरानी मिट्टी, और खादर। तो ये 4 अलग अलग टाइप के नदन प्लेन्स रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे बटे हुए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये जरा फिर से समझाते हैं, ढंग से एक एक को पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला आता है हमारा भाबर, ठीक है बच्चों। तो हिमालय रिवर्स से बहुत सारी नदियां उतरी, नदियां वैसा थोड़ी अपने साथ से छोटे छोटे पार्टिकल से लेके आ रही थी, बहुत बड़े बड़े पत्थर भी आए, बड़े बड़े पत्थर एक तरीके से यहीं तक डिपॉजिट हो गए, आगे नहीं जा पाए, वो यहीं पे डिपॉजिट हो गए, फुटहिल्स पे, शिवालिक के फुटहिल्स पे डिपॉजिट हो गए। तो वी सी द रिवर्स, जब वो माउंटेन से डिसेंड होकर आते हैं, माउंटेन से छूट कर आते हैं, तो बहुत सारे पेबल्स, एक नैरो बेल्ट है ना, तो ये पहाड़ थे। नैरो बेल्ट का मतलब है कि ये पतली सी बेल्ट है, ये पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ के ऐसे पैरेलल में एक पतली सी बेल्ट आएगी, ये वाली बेल्ट, इसमें ना पत्थरों को, पेबल्स को डिपॉजिट कर दिया। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई है इस बेल्ट की, तो ये बेल्ट 8 से 16 किलोमीटर की बेल्ट है, एंड ये जो है शिवालिक के स्लोप्स के बिल्कुल पैरेलल है। इस बेल्ट में बच्चों बहुत बड़े बड़े जो पेबल्स है, पत्थर है, उन सभी को डिपॉजिट कर दिया गया है, एंड द स्ट्रीम्स
डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। और जितनी भी नदियां आ रही होती है वो एक तरीके से इन पत्थरों के नीचे चली जाती हैं। पत्थर ऊपर ऊपर रह जाते हैं, नदी जो है नीचे पत्थर के चली गई है, ऊपर नहीं दिखती नदी, डिसअपियर हो गई नदी। अब नदी जो है रीअपियर होगी जहां पे पत्थर खत्म हो रहे हैं, नदी वहां से निकलेगी, ठीक है, पत्थरों के नीचे से जा रही है। फिर जो है हम देखते हैं यहाँ पे साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इसी पत्थर के नीचे साउथ में एक तरीके से आपको स्ट्रीम्स और रिवर्स फिर से रीइमर्ज करते हुए दिखेंगे। और क्योंकि वो एकदम से रीइमर्ज कर रहे हैं पत्थरों के बाद, तो यहाँ पर उन्होंने काफी वेट और स्वम्पी इलाका क्रिएट कर लिया है। दे हैव क्रिएटेड अ वेट, स्वम्पी एंड अ मार्शी रीजन। बच्चों ये जो तराई का रीजन है ना, ये काफी गिलगिला, दलदला, बहुत गीली गीली मिट्टी यहाँ पे मौजूद होगी। एक टाइम पर ये थिकली फॉरेस्टेड एरिया हुआ करता था, जहाँ बहुत फॉरेस्ट होते थे, बहुत जंगल वंगल थे, बहुत वाइल्ड लाइफ थी। लेकिन इस एरिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट एरिया को बहुत क्लियर कर दिया गया ताकि खेती बाड़ी की जा सके। खेती बाड़ी के लिए ज़मीन चाहिए थी, तो इस वजह से फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया। और बहुत से लोगों को, जैसे जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से बहुत से माइग्रेंट्स आए थे, उन लोगों को सेटल करवाने के लिए भी ज़मीन चाहिए थी, तो घर वर बनाने के लिए, सेटल करवाने के लिए या फिर खेती करने के लिए। तो इस तराई रीजन के अंदर जो एक टाइम पे जंगल वंगल हुआ करते थे, उनको क्लियर कर दिया गया। फिर आती है बच्चों हमारी तीसरा यहाँ पे नदर्न प्लेन्स का डिविजन, जो कि भांगर। हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। बच्चों यानी कि फॉर्मेशन में जो पहले ही मिट्टी बन चुकी है, ओल्डर एलुवियम। इस रीजन के अंदर मिट्टी के अंदर कैलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि जो पत्थर नहीं होते वो मिट्टी वाले पत्थर, छोटे छोटे मिट्टी वाले पत्थर होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, ठीक है। कैलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं जिसको हम कंकड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंकड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, लोकली इनको कंकड़ बोला जाता है। भांगर मिट्टी जो है पुरानी मिट्टी। अब देखो हो क्या रहा है बच्चों, मैं बताती हूँ तुम्हें। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक इफ यू सी। तो ये सपोज एक एरिया है, ये एक लैंड एरिया है, और इस लैंड एरिया के अंदर ना क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी ऐसे ज़मीन का एरिया है। इस ज़मीन पे ना ये नदी इधर बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है। अभी नदी तो यहाँ से बहती है, बट जब नदी का बहाव तेज होता है तो नदी सपोज अपने कोर्स को छोड़ के यहाँ तक आ जाती है, नदी यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। जब बाढ़ आई, नदी जो है अपने बेड जो है उसको और वाइड करेगी और चौड़ा करेगी, नदी यहाँ तक आ जाएगी। अब यहाँ पे नदी फिर से जो है बहुत सारे डिपॉजिट्स कर देगी। हर साल वो डिपॉजिट्स रेन्यू होते रहेंगे, क्योंकि नदी तो यही करती रहेगी ना, बैक एंड फोर्थ जाती रहेगी। नदी अपने बेड से थोड़ा चौड़े तक आएगी, फिर यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, फिर वापस अपने कोर्स पे चली जाएगी। जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो फिर नदी अपने कोर्स में बहने लगेगी। तो इस वाले एरिया में जो सॉइल है, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे जो मिट्टी है वो बार बार रेन्यू होती रहेगी, क्योंकि ये फ्लड प्लेन है। बार बार जब नदी चौड़ी होगी, अपने कोर्स को एक्सपैंड करेगी, यहाँ पे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती रहेगी, तो ये वाला जो एरिया है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इट लाइक यहाँ पर चीजें जो है डिपॉजिट होती जाएंगी और वो एक तरीके से रेन्यू होता जाएगा। बट उसी के साथ साथ जो ये साइड वाला एरिया है, लाइक दिस एरिया, यहाँ तक तो नदी पहुंच ही नहीं रही, तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स है वो पहले से ही डिपॉजिट हो चुके हैं। तो ये वाली मिट्टी पुरानी रह जाएगी, जो कि होती है भांगर, जिसके अंदर आपको कंकड़ भी मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे मिट्टी वाले, ठीक है। तो ये कंकड़ वंकड़ भी मिलेंगे, पुरानी मिट्टी हो गई है, ज्यादा फर्टाइल भी है, मिट्टी रहती नहीं है। और ये जो मिट्टी बार बार रेन्यू होती जा रही है फ्लड प्लेन्स के अंदर, उसको हम खादर बोलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा फर्टाइल होगी, क्योंकि वो बार बार रेन्यू हो रही है। नई मिट्टी है, यंगर डिपॉजिट्स हैं फ्लड प्लेन्स के, रेन्यू ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल ये मिट्टी रेन्यू होती है, इस वजह से काफी फर्टाइल है। और यहाँ पर अगर आपको खेती बाड़ी करनी है तो उसके लिए काफी सूटेबल भी है, ठीक है, सो वेरी सूटेबल फॉर दैट। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा नदर्न प्लेन समाप्त। अब हम आते हैं हमारे तीसरे फिजिकल फीचर की बात करने के लिए, जो कि है हमारे पेनिनसुलर प्लेटू। बच्चों ये जो शब्द है, देखिए दो शब्दों से बना है, एक है पेनिनसुला, एक है प्लेट्यू, ठीक है। अब पेनिनसुला को समझते हैं और प्लेट्यू को समझते हैं, दोनों ही शब्द क्या बताते हैं। पेनिनसुला का मतलब होता है अ लैंड दैट इज surrounded by water on 3 sides। यार देखो, ऐसी जमीन जो कि चार तरफ पानी से घिरी होती है, चारों तरफ पानी से घिरी होती है, वो तो होता है आइलैंड, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी जमीन है जो कि 3 तरफ पानी से घिरी है, जैसे बच्चों हमारे इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन 3 तरफ पानी से घिरा है। एक साइड है हमारा अरेबियन सी, एक साइड है हमारा बे ऑफ बंगाल, एक साइड है हमारा इंडियन ओशन। तीनों तरफ पानी से घिरी है, ऊपर जमीन है बट 3 तरफ पानी है इस पर्टिकुलर लैंडफॉर्म के। दैट इज व्हाई दिस इज अ पेनिनसुला। और इस पेनिनसुला पे हमें दिखता है प्लेटू। प्लेटू का मतलब होता है टेबल लैंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। टेबल लैंड का मतलब है जो जमीन से उठा हुआ है,
ऊपर से इसे चपटा है बट हाँ जमीन से ऊंचा है थोड़ा, ठीक है। तो एक वो टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर और तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ, तो ये है हमारा दिस पर्टिकुलर एरिया इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो ये बात आई होप सभी को समझ में आई है। देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल लैंड की तरह है, मतलब ऊंचा उठा हुआ है, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। तो जो कंप्रेस्ड रॉक्स हैं, हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स, अर्थ के इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से, ओल्ड क्रिस्टलाइन का मतलब है बच्चों, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस का मतलब है कि एक टाइम पे जब वोल्केनो इरप्शन हुआ था, उस लावा से वो जब लावा डिपॉजिट हो गया, उसने मिट्टी मतलब एक तरीके से रॉक का फॉर्म ले लिया, तो उन रॉक से ये बना है पर्टिकुलर एरिया। और बच्चों जब गोंडवाना लैंड टूट कर ड्रिफ्ट हुआ था, उसी से ही हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू बना हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसी वजह से इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास। ब्रॉड शैलो वैलीज हैं, ब्रॉड शैलो वैलीज का मतलब ऐसे ब्रॉड चौड़ी चौड़ी शैलो वैलीज हैं, राउंडेड हिल्स हैं। हिल्स जो है एक तरीके से इस प्रकार के हिल्स हैं, थोड़े फ्लैट, ऐसे चोटी नहीं है प्रॉपर, ठीक है, थोड़े फ्लैट टाइप के हिल्स हैं। ओके यस, तो यहां पे बच्चों अब याद रखिएगा कि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में दो हिस्से हम लोगों को पढ़ने हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो 1 और 3 हाईलाइटेड है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है और ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, ठीक है। तो बेसिकली पूरा सेंट्रल हाईलैंड ही माना जाता है, दिस इज द सेंट्रल हाईलैंड रीजन। और ये वाला जो रीजन है दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू। दो रीजन पढ़ेंगे, एक ये वाला जो रीजन है सेंट्रल हाईलैंड, ये सेंट्रल हाईलैंड, और ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड की। लोकेशन समझ लिए सेंट्रल हाईलैंड की, और कुछ भी नहीं है। सेंट्रल हाईलैंड हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन है, लाइंग नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। बच्चों देखो इसी एरिया के अंदर ना मालवा प्लेट्यू मौजूद है। अरे देखो, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये एक तरीके से हमारा मालवा प्लेट्यू के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड। और नर्मदा रिवर यहीं पे बह रही है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में मौजूद है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर मालवा प्लेट्यू के मेजर एरिया को कवर करता हुआ विंध्यन रेंज इज बाउंड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। देखो बच्चों, अरावलीज इसके हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट में आता है, विंध्या की जो रेंज है वो इसके साउथ में आती है, ठीक है। ओके, उसी के साथ फर्दर अगर आप वेस्टवर्ड जाओगे, अगर आप पश्चिम की दिशा में जाओगे, तो ग्रेजुअली आपका ये जो पूरा एरिया है ये हमारे राजस्थान के साथ मर्ज हो जाएगा, राजस्थान के रेतीले इलाके डेजर्ट एरिया के साथ मर्ज हो जाएगा। Flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa, the Kenis from southwest to northeast, thus indicating the slope. They are wider in the west but narrower in the east. Eastward extension known as Bundelkhand, Bagelkhand and Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar River. अरे क्या बोल दिया है ना। चलो एक बारी ना इसको समझ लेते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, तो बच्चा पार्टी मेरे से ना ध्यान से इसकी लोकेशन को समझो। यहाँ पर ना एक जो चीज है जो समझने की है, विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज। बेसिकली यहां पे आते हैं विंध्यास आते हैं, विंध्यास। इसके यहां वेस्ट में आती है अरावली और नीचे आती है सतपुरा, ठीक है, नीचे आती है सतपुरा। और उसके बीचों बीच ये वाला जो एरिया है ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। विंध्यास ऊपर है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में अरावली है और नीचे सतपुरा रेंज है और उसके बीच में हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही में साथ ही में बच्चों यहां पर हम लोग देखते हैं कि इस रीजन के अंदर बहुत से रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, रिवर्स जैसे कि चंबल है, सिंध है, बेटवा है, कैन है। लेकिन एक बात क्या है, बात बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि ये ना साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। साउथ वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। अब यार कोई भी रिवर ऐसे उल्टी दिशा में क्यों जाएगा, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि एक तरीके से साउथ वेस्ट से लेके, सपोज साउथ वेस्ट में ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट की साइड पे ऐसे स्लोप है, जमीन है ऐसी है, तो दैट इज वाई रिवर उस साइड फ्लो कर रहा है। तो हमें तभी पता चल रहा है कि यहाँ एक स्लोप है, इस साइड से इस साइड क्यों रिवर जा रहा है, क्योंकि इधर एक स्लोप है, इधर एक ऐसे थोड़ा नीचे की साइड स्लाइड टाइप का है, स्लोप है। सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्ट में वाइडर है, वेस्ट की साइड पे थोड़े ज्यादा चौड़े हैं, ईस्ट में जाते जाते थोड़े कम चौड़े होते जाते हैं। उसी के साथ जब ये ईस्ट में जाते हैं प्लेट्यू के, तो यहाँ पे इनको लोकली बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ पर जब छोटा नागपुर प्लेट्यू की साइड आ जाते हैं तो दिस इज द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, और यहाँ पे दामोदर नदी बहती है, ये इसका फर्दर ईस्टवर्ड। तो यहाँ से शुरू हुए, देखो ये लोकेशन है सेंट्रल हाईलैंड की, बहुत ही सिंपल है यार, तुम्हें मैं ढंग से भी समझाऊंगी, ठीक है, मैप वैप पे समझाऊंगी। ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड है, यहाँ पे हमारे विंध्यास हैं, सतपुरा है, अरावली है,
इस साइड ज्यादा चौड़े, इधर आते आते दे आर नैरोइंग, ठीक है, यहाँ पे नैरो होते जा रहे हैं, बुंदेलखंड बघेलखंड, और यहाँ पे आते आते फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इनका क्या है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे दामोदर रिवर भी बह रहा है। चलो नेक्स्ट आता है डेक्कन प्लेट्यू। अब बच्चों ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला, दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का क्या मतलब है कि हमारा जो डेक्कन साउथ में है, डेक्कन का मतलब ये होता है साउथ। ओहो, तो एक ट्रायंगुलर लैंडमास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। बच्चों रिवर नर्मदा के ऊपर, ये नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी के ऊपर हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स थे, नर्मदा नदी के नीचे हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया मौजूद है। ट्रायंगुलर सा लैंडमास है जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, Kaimur hills and the Maikal range forms its eastern extension. सतपुरा रेंज है यहाँ पे। अभी हमने देखा था कि सतपुरा रेंज के ऊपर ही सेंट्रल हाईलैंड्स थे, और सतपुरा रेंज के नीचे क्या है, हमारे डेक्कन प्लेट्यू है। और ईस्टर्न साइड पे महादेव, काइमूर, माइकल रेंज है ईस्टर्न साइड पे। डेक्कन प्लेट्यू भी वेस्ट में ज्यादा हायर है और ईस्टवर्ड्स स्लोप करता है। तो बच्चों ये उठा हुआ तो एरिया है पूरा, इट्स अ टेबल, लेकिन आप उस टेबल को टिल्ट कर दो, उठा हुआ तो एरिया पर उसको टिल्ट कर दो, स्लोप जो है इसका भी ईस्टवर्ड्स की तरफ देखने को मिल रहा है। एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज, नॉर्थ ईस्ट में भी हल्का फुल्का ये प्लेट्यू का एरिया जाता है, जहां पे इसको लोकली मेघालय, कराबी बोल रही हूँ, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ कैचर हिल्स के नाम से जाना जाता है। सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और बच्चों एक फॉल्ट एरिया, फॉल्ट क्या होता है, ऐसे इस तरीके का फॉल्ट, ठीक है, तो एक फॉल्ट की तरह ये सेपरेटेड है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस यहाँ पे पाई जाती है, वेस्ट टू ईस्ट, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। याद रखिएगा बच्चों, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, वेस्ट टू ईस्ट, 3 हिल रेंजेस इस पर्टिकुलर रीजन में। नाउ अब यार डेक्कन प्लेट्यू के साइड में ही अगर आप देखें तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके ही साइड में इधर है आपके वेस्टर्न घाट और इधर है आपके ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये दोनों माउंटेन रेंजेस हैं, एक वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न साइड पे ईस्टर्न घाट है। दोनों में डिफरेंस देख लो, दोनों में डिफरेंस क्या है। वेस्टर्न घाट्स जो हैं बच्चों वो एक तरीके से थोड़े ज्यादा ऊंचे पहाड़ हैं। वेस्टर्न घाट की एवरेज एलिवेशन है 900 से 1600 मीटर की, और वहीं पे एवरेज एलिवेशन ईस्टर्न घाट की है 600 मीटर। ईस्टर्न घाट उतने लंबे नहीं है, वेस्टर्न घाट ज्यादा लंबे हैं। Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. अब बच्चों यहाँ पे समुद्र है, समुद्र से बहुत सारी हवाएं आ रही हैं जो कि समुद्र का मॉइस्चर अपने साथ लेकर आ रही हैं, तो वेस्टर्न घाट्स ना ओरोग्राफिक रेन कॉज करते हैं। ओरोग्राफिक रेन का मतलब है कि जैसे ये एक घाट का पहाड़ है, इधर से जो है मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं, वो इस साइड पहाड़ के टकराएंगी और इस साइड पे बरसात करवा देंगी। बट ये दूसरी साइड ना लीवर्ड साइड होती है माउंटेन की, जो सूखी रह जाएगी, तो इस साइड पे तो बारिश हो जाएगी, दूसरी साइड सूखी रह जाएगी। तो दिस इज ओरोग्राफिक रेन, कि रेन बेयरिंग विंड्स जब आती हैं उनके टकराव से बारिश जो होती है वो ओरोग्राफिक रेन होती है। तो ओरोग्राफिक रेन होती है। एंड देन द हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये नॉर्थ से साउथ में हम लोग जाते रहेंगे इन पहाड़ों की रेंजेस पे, तो हाइट इनकी ग्रेजुअली कम होती रहेगी। ज्यादा ऊंचे नॉर्थ में है, ये साउथ में आते आते कम होते रहेंगे। हाईएस्ट पीक्स का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक्स है अनाईमुडी जो कि है 2695 मीटर्स की, एंड दूसरी है डोडा बेटा विच इज 2637 मीटर्स। ठीक है बच्चों, वेस्टर्न घाट क्लियर है। 900 से 1600 मीटर की एवरेज लेंथ है, एवरेज ऊंचाई है, यहाँ पे हाइट है हमारे पहाड़ों की। ओरोग्राफिक रेन कॉज करते हैं, हाइट प्रोग्रेसिवली नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज होती है, और 2 हाईएस्ट पीक्स के बारे में बात कर लिए। दूसरा आता है ईस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट की अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो बच्चों यहाँ पे लंबाई है 600 मीटर। महानदी वैली से लेके नीलगिरीज तक, महानदी वैली से लेके नीलगिरीज तक एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, एक और जो चीज है बच्चों, ईस्टर्न घाट के जो पहाड़ है ना वो थोड़े इररेगुलर है, और वेस्टर्न घाट के पहाड़ थोड़े कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये ना यहाँ पे जैसे डिसकंटिन्यूअस दे रखा है, इरेगुलर दे रखा है। हम देखते हैं यहाँ पे द हिल्स आर कंटिन्यूअस, विल जस्ट राइट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस है, मतलब वेस्टर्न घाट के पहाड़ आपको ऐसे 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 देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न घाट के जो पहाड़ है ना वो कैसे हैं, कोई इधर है तो इधर है, फिर थोड़ा इरेगुलर, गैप्स बहुत है, रेगुलरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है। और इस वजह से बच्चों जैसे एक पहाड़ इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो बहुत सारे ना रिवर्स इसके बीच में से निकल के चले जाते हैं। बहुत से रिवर्स डायसेक्ट करते हैं और दूसरी साइड जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे एंटर कर जाते हैं।
ठीक है। सो इट्स अ लॉट लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ गैप्स बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स, जिसकी वजह से बहुत सारे रिवर्स इन घाट्स के बीच बीच में से निकलकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाते हैं। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, जिसकी लंबाई सिर्फ 1501 मीटर है। आपने यहाँ पे देखा था इनकी हाईएस्ट पीक जो थी वहां 2600-700 के आसपास पहुंच गए, बट यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो सिर्फ 1501 मीटर की है। इट इज द हाईएस्ट पीक। शेवरॉय हिल्स एंड द जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड इन द टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। शेवरॉय हिल्स और जावड़ी हिल्स जो हैं ये हमारे ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। साउथ ईस्टर्न साइड पे शेवरॉय और जावड़ी हिल्स भी मौजूद है। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब जरा हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे डेक्कन ट्रैप की। तो दिस पर्टिकुलर एरिया इज ऑल्सो नोन एज द डेक्कन ट्रैप। डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, एक बहुत यूनिक सा फीचर है जिसको हम ब्लैक सॉइल रीजन या फिर डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। बच्चों इसको डेक्कन ट्रैप इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सारी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो लावा आया था, लावा ने एक तरीके से वहां की जो मिट्टी है उसको काला कर दिया है। वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से यहाँ पे रॉक्स इग्नियस है, ये जो रॉक्स हैं ओवर टाइम डेन्यूड हो गए, ब्रेकडाउन हो गया इनका, एंड इसी वजह से ब्लैक सॉइल फॉर्म हो गई। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर एरिया है डेक्कन ट्रैप, ये पूरा एरिया डेक्कन ट्रैप ब्लैक सॉइल रीजन इस वजह से है क्योंकि इसका जो ओरिजिन है दैट इज ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा निकला, लावा निकलने की वजह से पत्थर में वो एक तरीके से डिपॉजिट हो गया, वो पत्थर फिर ओवर द टाइम डेन्यूड होते रहे, ब्रेकडाउन होते रहे, जिसकी वजह से वो पूरी मिट्टी वहां की काली हो गई। अरावली हिल्स इसके वेस्टर्न साइड पे है, नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पे है, एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। गुजरात से दिल्ली के बीच में साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है। ठीक है। सो दिस इज द डेक्कन ट्रैप एरिया विच इज द ब्लैक सॉइल एरिया। ओरिजिन है वॉल्केनिक ओरिजिन, रॉक्स का डेन्यूडेशन हुआ ओवर टाइम जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल फॉर्म हुई। दैट्स इट। अब हम आ गए हैं इंडियन डेजर्ट की बात करने के लिए, जो कि हमारा नेक्स्ट फिजिकल फीचर। तो बच्चों अब हम जिस फिजिकल फीचर की बात करने वाले हैं वो है हमारा दी इंडियन डेजर्ट, यानी कि बच्चों हमारा जो रेगिस्तान का इलाका है जो काफी सूखा है, काफी रेतीला है, जहां बरसात कम होती है। हाँ जी, एग्जैक्टली वही इंडियन डेजर्ट। तो चलिए इस इंडियन डेजर्ट को भी देख लेते हैं। इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। बच्चों जहां पे हमारी अरावली हिल रेंज है ना, उसके वेस्ट में हमारा इंडियन डेजर्ट है। उसी के साथ इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। बहुत सिंपल सी चीज है यार, आप लोगों ने देख ही रखा होगा कि रेगिस्तान जो होता है वो अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन होता है, यानी कि इस तरीके से ऐसे रेत के जो है टीले जो है होते हैं और सीधी चपटी जमीन नहीं होती, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी 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 चलती रहती है। जैसे यहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं टेढ़े मेढ़े, है ना। तो इट्स एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, जो कि कवर्ड है सैंड ड्यून्स से, रेत के टीलों से, छोटे छोटे से पहाड़ से आपको रेत के देखने को मिलते हैं। जैसे ये देखो उबड़ खाबड़ टाइप के। आगे देखिए, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल दैट इज बिलो 150 mm पर ईयर एंड दिस हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। तो यार बहुत सूखी जगह है, वेजिटेशन भी कम है। ऑब्वियस सी बात है यार, वेजिटेशन कम क्यों है, पेड़ पौधे कम क्यों हैं, है ना, प्लांट्स कम क्यों हैं? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि प्लांट्स को चाहिए होता है पानी और यहाँ तो पानी है ही नहीं। दैट इज वाई वेजिटेशन बहुत कम है और एरिड यानी कि काफी सूखा हुआ क्लाइमेट है, बरसात भी काफी कम इस एरिया में पाई जा रही है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन बट सून आफ्टर दैट दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। हम लोग देखते हैं कि जब बारिश आती भी है यहाँ हल्की फुल्की तो छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स डेवलप होती हैं, बट वो स्ट्रीम कभी भी क्या है, वो स्ट्रीम जो है समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। वो छोटी सी जो स्ट्रीम्स होती है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि बच्चों बहुत सारा जो पानी होता है वो इसी रेत के अंदर परकोलेट हो जाता है, धस जाता है, और साथ ही में उस स्ट्रीम में इतना पानी नहीं होता कि वो स्ट्रीम ट्रैवल करके सी तक जाए। तो पहले ही वो पानी जो है रेत के अंदर धस जाएगा, परकोलेट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और समुद्र तक वो पानी पहुंच नहीं पाएगा। थोड़ी बहुत स्ट्रीम्स इमर्ज होंगी बट समुद्र तक नहीं पहुंच पाएंगी। और साथ ही में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है कि लूनी जो है इट इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। सिर्फ एक इकलौता रिवर है, एक इकलौता नदी है जो कि एक बड़ी नदी मानी जाती है इस रीजन के अंदर, और वो है लूनी। ठीक है, लूनी का नाम याद रखिएगा, ओनली लार्ज रिवर। ठीक है, चलो एक और चीज जो यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द बर्चन्स। बर्चन्स आर द क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स। बच्चों आपको क्रेसेंट पता है, क्रेसेंट शेप क्या होती है? जैसे जो ये वाला चांद होता है ना, ये होता है क्रेसेंट शेप्ड। तो बर्चन्स क्या है? बर्चन्स आर द क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री।
इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून ज्यादा पाई जाती हैं, बट बर्चन्स बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। जैसलमेर अगर आप कभी जाते हैं घूमने के लिए तो आपको वहां पे बर्चन्स देखने को मिलेगी। बर्चन क्या होती है, देखो जैसे बच्चों ये एक सैंड ड्यून है ना, ये रेत का टीला है, लेकिन इसके इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इट्स क्रेसेंट शेप्ड है ना, ये इस क्रेसेंट शेप्ड का आपको देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है, जब हवा तेजी से आई, हवा बहुत ज्यादा चल रही है, रेत है, रेत को अपने साथ घसीट के हवा लेकर जा रही है, तो रेत को जब अपने साथ हवा एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, जैसे आज ये यहाँ पे रेत है, कल को हवा इस साइड से आ रही है तो रेत को आगे की तरफ धकेल देगी, ठीक है। उससे क्या होता है, जब वो रेत को आगे की तरफ धकेलती है तो यहाँ पर तो बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स एक तरीके से टिक गए, लेकिन पीछे की तरफ उतने सैंड पार्टिकल्स नहीं है। दैट इज वाई ये क्रेसेंट जो शेप है ये ले लेती हैं सैंड ड्यून्स, और इसी क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून को बर्चन बोला जाता है, याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स। बच्चों अब हम जरा कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। देखिए ओके, कोस्टल प्लेन्स में चलने से पहले मैं आपको जरा समझा दूं एक बारी। देखो बच्चों, हम सभी को पता है कि जो हमारा इंडिया है, बहुत सारा इंडिया का जो यहाँ से एरिया इधर से लेकर पूरी ये जो बाउंड्री है ये लैंड बाउंड्री है, लेकिन लैंड बाउंड्री के बाद ऐसा भी तो हमारा बॉर्डर एरिया है जो कि समुद्र के साथ लदा हुआ है। गुजरात के कोस्ट से यहाँ से हम देखेंगे तो पूरा जो एरिया यहाँ से चालू होता है नीचे तक जाता है, इधर तक इधर तक इधर तक इधर तक, तो ये पूरा एरिया हमारा समुद्र के साथ लदा हुआ है। यहाँ पर अरेबियन सी है, हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे अरेबियन सी है, हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है, ठीक है। तो ये बात तो हम सभी को पता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन कहाँ होंगे, कोस्ट पे होंगे, समुद्री तट पे होंगे। तो ये वाला जो पूरा एरिया होता है, दिस होल एरिया, ये जो स्ट्रेच है ना, जो ये आपको कौन से कलर में दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये एक ऑरेंजिश कलर में दिख रहा है, तो ये हमारे कोस्टल प्लेन्स का इलाका है। सबसे पहले तो एरिया देख लो, ठीक है, एकदम समुद्री तट के साथ है, और ये हमारे कोस्टल प्लेन है। आप सभी को मैंने अभी अभी पढ़ाया था वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में, तो ये वेस्टर्न घाट्स इधर होते हैं, ईस्टर्न घाट्स इधर होते हैं। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो स्ट्रेच आता है दैट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो स्ट्रेच आता है वो होता है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आई होप एरिया जो है, जो लोकेशन है, वो आप लोगों को क्लियर हुई है। अब देखिए, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड by stretch of narrow coastal strips that are running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east। तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, लाइक दिस होल एरिया, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में नैरो मतलब पतली पतली कोस्टल स्ट्रिप्स, कोस्टल एरिया के साइड में स्ट्रिप्स ऑफ लैंड जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। एक है वेस्टर्न साइड पे जो कि अरेबियन सी के साथ में दिख रही है, एक है ईस्टर्न साइड में जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ में दिख रही है। वही चीज को इंग्लिश में लिखा हुआ है जो मैंने अभी समझाई है। अब देखो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं, यानी कि दिस पर्टिकुलर एरिया, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। नाउ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है बच्चों, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन दी वेस्टर्न घाट्स एंड दी अरेबियन सी। तो बच्चों इस साइड पे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये दिख नहीं रहा है कलर, ये देखिए, इस साइड पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, है ना, वेस्टर्न घाट्स हैं। इस साइड पे हमारा अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में से कौन है, बीच में कौन आ गया है, सैंडविच कौन हो गया है बीच में, हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। याद रखिएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां पे है, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस इसमें पाए जाते हैं बच्चों। अब ये देखिए, इसको मैं जरा मिटा देती हूँ, 3 सेक्शंस यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। 3 सेक्शंस कौन से हैं, कोंकण प्लेन, कन्नड़ प्लेन एंड मालाबार कोस्ट। 3 सेक्शंस में ये प्लेन बटा हुआ है। सबसे पहले यहां पर आता है हमारा कोंकण प्लेन, फिर ये नीचे वाला जो आपको ये ब्राउन स्ट्रेच दिख रहा है ये है कन्नड़ प्लेन, और जो नीचे आ गया वो है हमारा मालाबार कोस्ट, ठीक है। समझ में आई? 3 हिस्सों में बटा है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सबसे ऊपर वाला हिस्सा है कोंकण प्लेन जो मुंबई गोवा वाले एरिया, महाराष्ट्र गोवा वाले एरिया में है। फिर आता है कन्नड़ प्लेन उसके नीचे, और नीचे आता है ये हमारा मालाबार कोस्ट। नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है बे ऑफ बंगाल के साइड में है, वाइड एंड लेवल है। बच्चों अब यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आ गया है, जो 1 और 2 हाईलाइटेड है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाली जगह है। किसके साइड में है ये लदा हुआ,
बे ऑफ बंगाल की साइड में लदा हुआ है ना, बे ऑफ बंगाल के साइड में हमारा जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पाया जा रहा है। नाउ ओके, लार्ज रिवर सच एज, ये वाला पॉइंट जरा बाद में डिस्कस करेंगे। एक और चीज है, लेक चिलिका यहाँ पे पाया जाता है, प्लस इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। लेट अस आल्सो लुक एट द सेक्शंस, नदन सिरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। बच्चों ये वाला ऊपर जो है ये है हमारा नदन सिरकार और ये है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। नीचे वाला नंबर 2 वाला कोरोमंडल है, फर्स्ट वाला नदन सिरकार है, ठीक है। ऑलराइट, नदन सिरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। अब बच्चों जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपने क्या देखा है, जब आपको अगर डिफरेंशिएट करना आ जाए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, तो सबसे पहले आपको बताना है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ईस्टर्न घाट जो है वो एक तरीके से थोड़ा ज्यादा चौड़े हैं वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो थोड़े ज्यादा चौड़े हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन उतना चौड़ा नहीं है, क्योंकि देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि बच्चों जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो एकदम एक कंटिन्यूअस रेंज है, उसके बीच में ज्यादा गैप्स मौजूद नहीं है, दैट इज वाई हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को ज्यादा जगह मिलती नहीं है। बट ईस्टर्न घाट्स जो है वो एक तरीके से डिसकंटिन्यूअस हैं, थोड़े दूर दूर हैं, जगह बहुत है उनके बीच में, दैट इज वाई यहाँ पर जो ये प्लेन एरिया है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला वो थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, ज्यादा रेगुलर है। साथ ही में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ना डेल्टाज फॉर्म होते हैं, डेल्टा फॉर्म होता है, जैसे इस तरीके से जब एक नदी जा रही होती है और यहाँ पे होता है, सपोज यहाँ पे सी, ठीक है, समुद्र से वो नदी मिल रही है और नदी जो है वो एक तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे अलग 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 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट गई और ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नदी ने समुद्री तट पे फॉर्म कर लिए, तो इस पर्टिकुलर फीचर को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। जब एक नदी समुद्र से मिल रही होती है और वैसे बट जाती है बहुत से हिस्सों में, तो इस पर्टिकुलर फीचर को डेल्टा बोला जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये डेल्टा वाला फीचर हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ईस्टर्न घाट्स जो हैं, जो पहाड़ है यहाँ पर, वो काफी दूर दूर है, बीच में काफी जगह छोड़ देते हैं, जिस वजह से नदियां आके यहाँ पे अपने डेल्टास बना लेती है। बट वहीं पर अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे वापस आ जाएं बच्चा पार्टी, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे क्या होता है मैम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे भी तो नदियां आती होंगी, नदी जो है समुद्र से मिलती होगी, हाँ, बट बच्चों वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे ना नदी, जैसे यहाँ पर तो नदी क्या कर रही है, नदी ऐसे डेल्टा फॉर्म कर रही है, बट वहीं पे इस साइड पे नदी सीधी सीधी आके मिल जाती है, समुद्र के साथ सीधी आती है, एक ही लाइन में मिल जाती है आके। यहाँ डेल्टा नहीं फॉर्म कर रही है नदी, क्यों? क्योंकि ज्यादा गैप नहीं है वेस्टर्न घाट में, है ना। वेस्टर्न घाट जो पहाड़ है यहाँ पे उनमें ज्यादा गैप नहीं है, इस वजह से कोस्टल प्लेन पे जब नदी आती है तो वो सीधी सीधी मिल जाती है, क्योंकि उसको ज्यादा जगह नहीं मिलती फैलने की। अब जब नदी ऐसे सीधी सीधी आके मिल जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? तो हम बोलेंगे कि रिवर्स हियर फॉर्म एस्टुअरीज, रिवर्स हियर फॉर्म estuaries. They are not forming deltas, they are forming estuaries. All right? तो अभी आई होप बच्चों पार्टी आप लोगों को बिल्कुल चीजें समझ में आ गई हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है। तो हमारा जो एक तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू का एरिया है उसमें घाट वगैरह तो हमने पढ़ लिए थे, बट घाट के साइड में और समुद्र से पहले जो एरिया आता है, जो नैरो स्ट्रिप्स आती है, वो क्या होती है? वो होती है हमारी कोस्टल प्लेन्स। हम लोग देखते हैं कि हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है जिसके 3 हिस्से हैं, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जिसके 2 हिस्से हैं, एक है हमारा कोरोमंडल कोस्ट, एक है हमारा नदन सिरकार। उसी के साथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़े ज्यादा चौड़े हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़े कम चौड़े हैं, मतलब नैरो है, पतले हैं थोड़े। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि जो नदियां हैं वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे डेल्टास फॉर्म करती हैं और जो नदियां वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे है वो एस्टुअरी फॉर्म करती है, सीधी सीधी समुद्र में बह जाती हैं। ऑलराइट, तो ये आए हो बच्चा पार्टी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। प्लस एक और चीज याद रख लेना, लेक चिलिका जो है वो ईस्टर्न घाट का एक स्पेशल फीचर है। ऑलराइट, चलो इसी के साथ हम लोग आगे आ जाते हैं। ओके, नॉर्दर्न सिरकार, कोरोमंडल कोस्ट, यस। सो बच्चों दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डेल्टा विच इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह पर इस जमीन से देखो ऐसे अलग 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 हिस्से में ऐसे आके इससे मिल रही है। ये जो नदी है कितनी अच्छे से डिवाइड हो चुकी है और वो आके ऐसे समुद्र से मिल रही है। तो दिस इज लाइक द डेल्टा वाला पिक्चर, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। नाउ
अब हम नेक्स्ट हमारे फिजिकल फीचर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट फिजिकल फीचर है बच्चों। दिस इज द इंडियन आइलैंड्स। आइलैंड क्या होता है बच्चों? आइलैंड एक ऐसी जमीन होती है जो कि हर तरफ से पानी से घिरी हुई है, हर तरफ से पानी से घिरी हुई है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जमीन है उसके आसपास, पूरे चारों तरफ से पानी से घिरी हुई जो जमीन होती है, दैट इज द आइलैंड। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर 2 आइलैंड ग्रुप्स मौजूद हैं, मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। जैसे एक आइलैंड ग्रुप है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि हमारे अरेबियन सी में पाया जाता है। दूसरा आइलैंड ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार शायद कोई दूसरी कंट्रीज है, पर नहीं बच्चों, ये हमारे ही देश का हिस्सा है। तो भारत देश वैसे भी बहुत डाइवर्स है और फिजिकल फीचर्स के मामले में भी इतना डाइवर्स है कि हमारे देश के अंदर 2 आइलैंड ग्रुप्स भी मौजूद हैं, लक्षद्वीप अरेबियन सी में, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में। चलिए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप आइलैंड की बात करेंगे तो बच्चों लक्षद्वीप आइलैंड अभी अभी हमने पढ़ा था, मलाबार कोस्ट जो था केरला का, ठीक है, तो मलाबार कोस्ट के बहुत पास में लक्षद्वीप आइलैंड्स सिचुएटेड हैं। हमने देखा था ना, कोंकण, कन्नड़, मलाबार, 3 ये कोस्ट थे हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। सबसे नीचे वाला कोस्ट था मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट के बहुत पास है लक्षद्वीप आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, छोटे छोटे बहुत से आइलैंड से मिलकर लक्षद्वीप आइलैंड बना है, तो इसलिए ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amendive. Then in 1973 they were named as लक्षद्वीप। बच्चों हम लोग देखते हैं, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना, अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, अभी के लिए इस पे कंफ्यूज मत हो जाना, आगे का समझो। हम देखते हैं कि पहले लक्षद्वीप का नाम जो है लैकेडिव, मिनिकॉय, अमेंडिव, इन सब नामों से इसको बुलाया जाता था, बट फिर इसका नाम चेंज कर दिया, तो 1973 में इसको रीनेम कर दिया एज लक्षद्वीप, ठीक है, तो इसका नाम लक्षद्वीप पड़ गया। नाउ आगे देखिए, स्मॉल एरिया कवर करता है 32 स्क्वायर किलोमीटर का कावारती आइलैंड जो जगह है यहाँ पर, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, तो सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलता है वो कावारती से चलता है लक्षद्वीप में। उसी के साथ हम लोग देखते हैं दिस आइलैंड ग्रुप हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो बहुत से अलग अलग टाइप के आपको पेड़ पौधे, जानवर काफी सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। पिटी आइलैंड है विच इज अनइनहैबिटेड, इट हैज अ बर्ड सेंचुरी। बच्चों पिटी आइलैंड भी लक्षद्वीप आइलैंड में ही एक छोटू सा आइलैंड है जिसके अंदर, जो कि अनइनहैबिटेड है, मतलब वहां लोग वोग नहीं रहते, इनहैबिटेशन नहीं है, लेकिन बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी वहां पे, तो फ्लोरा फौना ज्यादा ऐसे लग रहा है, लोग कम है। उसी के साथ देखो एक और चीज है, दीज आर स्मॉल कोरल आइलैंड्स। बच्चों आप लोगों ने देखा है जब लोग ऐसे अंडर वाटर जा रहे होते हैं, है ना, स्कूबा डाइविंग कर रहे होते हैं, अंदर अलग अलग कलर की दिखती है ना, वो कुछ ग्रीन, पर्पल, पिंक, ऐसे रीफ्स, कोरल पॉलिप्स, वो सब दिखते हैं। तो यार वो कोरल पॉलिप्स जो कि ऐसे समुद्र के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना कैल्शियम कार्बोनेट को जनरेट करते हैं, सेक्रीट करते हैं एक्चुअली, और वो कैल्शियम कार्बोनेट इतना ज्यादा सेक्रीट कर देते हैं कि वो कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट होते होते जमीन बना देता है ऊपर। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसी कोरल आइलैंड, मतलब लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड ही है। कोरल आइलैंड का मतलब है कि कोरल पॉलिप्स जो समुद्र के नीचे हैं, उन्होंने इतना ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट करा है कि उस कैल्शियम कार्बोनेट से ऊपर जमीन बन गई, और यही जमीन है लक्षद्वीप आइलैंड की जमीन, ठीक है। सो इट इज अ कोरल आइलैंड, मतलब ये कोरल पॉलिप्स के कैल्शियम कार्बोनेट के सेक्रीशन से फॉर्म हुआ है। ऑलराइट, तो इस चीज को याद रखिएगा, कोरल पॉलिप्स है, कोरल पॉलिप्स सेक्रीट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसकी वजह से जमीन बन गई है कोरल रीफ, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड की जमीन है। दैट्स इट। ऑलराइट, नाउ बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड। ये एक इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड है लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इलोंगेटेड चेन, ऐसे पतली और नैरो से ऐसे लंबी सी चेन आपको दिखेगी आइलैंड की। ऊपर वाले आइलैंड्स को अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले आइलैंड्स को निकोबार बोलते हैं। बिगर इन साइज, मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। अगर इसको आप लक्षद्वीप से कंपेयर करो तो यहाँ के जो आइलैंड्स हैं वो थोड़े ज्यादा बड़े हैं एज कंपेयर टू लक्षद्वीप, एंड स्कैटर्ड है, थोड़े दूर दूर है, ठीक है। लक्षद्वीप के थोड़े ऐसे नजदीक हैं, यहाँ के थोड़े दूर दूर हैं। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको समझिए। ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स है ना, एक तरीके से सबमरीन माउंटेन्स का एक उठा हुआ पोर्शन है। मतलब कि मैं आपको दिखाती हूं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। माना क्या जाता है, जैसे यहां पर हमारी हिमालयन रेंज है ना, पूर्वांचल, यहां से ऐसे पूर्वांचल रेंज आती है ना हिमालयाज की। अब पूर्वांचल रेंज तो आ गई,
हिमालयन माउंटेन्स इसके बाद माना जाता है कि ये जो नीचे और भी नीचे एक्सटेंड होते हैं, और कहीं ना कहीं उन माउंटेन्स की हाइट इतनी नहीं थी तो वो समुद्र के नीचे डूब गए। बट फिर नीचे आते 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 यहाँ अंडमान निकोबार की साइड आते आते हम देखते हैं कि एक तरीके से जो पहाड़ की हाइट है वो बढ़ जाती है, मतलब थोड़े लंबे पहाड़ हैं। तो दैट इज द रीजन कि वही जो उठे हुए हैं समुद्र से थोड़े उठे हुए, यही रेंज जो चलती हुई आ रही, कुछ नीचे डूब गए, पर जो उठे हुए पहाड़ रह गए, वही उठे हुए पहाड़ जो समुद्र से ऊपर आ गए, वही है अंडमान निकोबार आइलैंड की जमीन। तो पहाड़ों का वही उठा हुआ जो पोर्शन है जो कि समुद्र से निकला हुआ है, वही मानी जाती है जमीन अंडमान और निकोबार की। देखिए तो यहां पर आप लोग देख सकते हो एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन्स का, उन्हीं माउंटेन्स का ऐसे माना जाता है जो एलिवेटेड पोर्शन जो समुद्र के ऊपर रह गया, उसी ने ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स को फॉर्म करा है। यहाँ पर भी फ्लोरा फोना की काफी डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत सारा फ्लोरा फोना देखने को मिलता है। अलॉन्ग विद दैट देख लाइक क्लोज टू द इक्वेटर, इक्वेटर के काफी पास में है ये, एंड दैट इज वाई यहाँ पे एक इक्वेटोरियल क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है, और काफी थिक फॉरेस्ट कवर, जंगल वगैरह बहुत ज्यादा है। एंड बच्चों इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे पाया जाता है, विच इज द बैरन आइलैंड। दैट्स लाइक द ओनली एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है बच्चा लोग वो होता है समाप्त। ये था आपका लास्ट फिजिकल फीचर, एंड आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।